हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 10 के पहले अध्याय को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। और रही बात, बीच में कुछ वीडियो नहीं आ पाए क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था और अब मैं फिट हूं। तो पूरी क्लासेस जो हैं आपको कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की कक्षाएँ यहाँ से संचालित हो रही हैं। और आज मैं आप लोगों के शुरू कर रहा हूँ कक्षा 9 के पहले अध्याय को, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरा आगे का पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा। तरीका कुछ इस प्रकार से रहेगा कि जैसे मान लो कि प्रश्नावली 1.1 शुरू हुआ तो उसके पहले का जितना परिचय है, जितना इंट्रोडक्शन है, वो सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। उसके बाद से उस प्रश्नावली के जस्ट पहले जितने एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर प्रश्नावली के सभी सवालों को हम लोग जो है हल करेंगे। इससे होता क्या है कि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले अगर उसके बारे में ABCD जितने भी रूल दिए हैं सबको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको जो प्रश्नावली हल करने जाएंगे तो उसमें बड़ा आपको मदद मिलेगा। मदद क्या, लगभग सब हो ही जाता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो इसलिए जो भी प्रश्नावली आपके शुरू हो रहे हैं उसके जस्ट पहले का जो है परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से जो है हम लोग अगले प्रश्नावली जैसे 1.2 की पहले के सभी जितने उसमें रूल दिए हैं, जितना उसका परिचय है सब पढ़ लेंगे। 1.3 आएगा, उसी तरीके से पूरे किताब की जो है एक्सरसाइज को जो है हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उसके बारे में पढ़ लीजिए। उसकी जितने भी नियम कानून आपको दिए गए हैं उसके बारे में मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद से प्रश्नावली और पूरी किताब आप लोग की आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज संख्या पद्धति। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, देखो होता क्या है तो कि ये संख्या पद्धति है। तो संख्या पद्धति में पद्धति क्या होता है, फिर संख्या क्या होता है। पहले किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उसकी चैप्टर के नाम के बारे में तो पता लगाइए कि होता क्या है, उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो संख्या का मतलब ये होता है, संख्या पद्धति यानी पद्धति का मतलब ये होता है कि कुछ करने के, देखो एक बात और मैं बता दूं कि मैं इसको डिटेल में यहाँ इसलिए लिख दिया हूँ ताकि कुछ समय बच जाएंगे और आप लोग इसको अच्छे से नोट भी कर लेंगे, कुछ गलत न करें। इसके लिए मैंने पूरा एकदम डिटेल में आप लोग को एक्सप्लेन करके लिख दिया है ताकि आप आसानी से लिख सकें। तो पद्धति के बारे में बात कर रहे थे। पद्धति क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये हो गया कि कुछ करने के तरीकों और सिद्धांतों की एक प्रणाली है। प्रणाली, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आप घर चलते हैं तो घर चलाने का एक सिस्टम होता है। जैसे मान लो हमारा एक स्कूल चलता है तो स्कूल चलाने का एक सिस्टम होता है। जैसे हमारा देश चलता है तो कंट्री चलाने का एक सिस्टम होता है। तो जिस तरीके से किसी भी चीज़ को चलाया जाता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। मतलब ये कि मान लो कि अगर हमारा घर है तो घर भी एक सिस्टम से चलता है। ऐसा थोड़ी है कि सब लोग अपने मन से काम करते हैं। एक ऊपर गार्जियन होते हैं और गार्जियन के देख रेख में उनके सिस्टम में चलते हैं काम। जैसे मान लो स्कूल है तो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, प्रबंधक होते हैं, अध्यापक होते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो है स्कूल के रूल तौर तरीके सिखाए जाते हैं बच्चों को, तो वो भी एक सिस्टम में बंध के काम करते हैं। देखो सिस्टम क्या है कि सिस्टम ये कहता है कि किसी भी चीज़ को करने के जिस तौर तरीके को हम अपनाते हैं उसे सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को किताबी परिभाषा के तौर पे मैंने एक लाइन में समझा दिया है कि सिस्टम किसे यानी कि पद्धति कहते हैं। अगला नंबर देखते हैं। अगला है संख्या, कि संख्या किसे कहते हैं। संख्या का मतलब देखो वैसे तो हमको यहाँ संख्याओं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन संख्या कहते किसे हैं वही नहीं हमको पता रहता है। लोग कहते हैं कि चलो ठीक है प्राकृतिक संख्या बताओ, ये बताओ वो बताओ, पर हमें यही नहीं पता होता कि संख्या किसे कहते हैं। तो देखो कितनी वस्तुएं हैं जिससे यह बोध या ज्ञात होता है उसे हम संख्या कहते हैं। अच्छा, कितनी वस्तुएं हैं जिससे बोध का मतलब, जैसे मान लो हमारे पास ये 3 मार्कर हैं तो कितनी है, 1 2 और 3। तो 3 मार्कर हैं। तो अगर हमको जिस तरीके से पता चल रहा है कि ये 3 मार्कर हैं, बोध हो रहा है या ज्ञात हो रहा है, जैसे मान लो पता है हमें कि 3 मार्कर हैं, तो उसे तो संख्या कहते हैं। समझ गए बात को। अब बात आता है संख्यांक। संख्यांक को हम लोग नंबरिंग कहते हैं कि संख्यांक होता क्या है। इस देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखवाया गया है उसको आप कॉपी में बड़े सुंदर राइटिंग में नोट करते चलें ताकि आपको भविष्य में कभी भी इसको ज़रूरत पड़े तो आप इसे दोबारा उलट के पढ़ के समझ सकें। संख्यांक मतलब नंबरिंग, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं।
मतलब संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने में जो प्रयुक्त अंक होते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये बातें आप लोगों को दिमाग में बैठ गई होंगी। अब आते हैं प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं, ये कक्षा 10 के पहले अध्याय में भी मैंने डिटेल में समझाया है और यहाँ पर लिख कर भी समझा दिया है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर n से डिनोट करते हैं और क्या इसकी परिभाषा होती है कि वह संख्या जिससे वस्तुओं की गणना किया जाता है प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3, जैसे मान लो कि कोई आपसे कह देता है कि चलो गिनती सुनाओ, तो क्या करते हैं, कहते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसा तो नहीं कहते ना कि 0 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं जिससे वस्तुओं की गणना होती है। गणना का मतलब गिनती। जैसे मान लो कि हमारे हाथ में ये 3 मार्कर हैं, पेन को लगा दे तो 3 वस्तुएं हो गई, 4 वस्तुएं हो गई, 1 2 और 3 4 वस्तुएं हो गई। तो प्राकृत संख्या उसे कहते हैं, किसे, जिससे वस्तुओं की गणना किया जाता है। ठीक, अब प्राकृत संख्याओं से संबंधित कुछ लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि चलो ठीक है बताओ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है। तो उन सब चीज़ों को भी मैंने यहाँ कवर किया हुआ है। तो कहते क्या है कि अगर कोई पूछ दे आपसे कि चलो बताओ सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होता है वो 1 होता है तथा सबसे बड़ी संख्या अनंत होता है। और अनंत कितना है हमको पता ही नहीं, हमें क्या, जो पूछ रहा है उसे भी नहीं पता है कि अनंत कितना होता है। तो कोई पूछे आपसे तो कह देना कि सबसे छोटी तो प्राकृत संख्या 1 होती है, लेकिन अनंत हमको पता ही नहीं है, लेकिन अनंत होता है। ठीक है, अब इन्हें धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यानी धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कहाँ समझ में आएगा, आपको यहाँ आएगा, इसके बारे में अभी समझा रहता है। धन पूर्णांक का बेसिकली मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो प्लस में लिखे होते हैं उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं, ऋण में न लिखा हो। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और इसका परिभाषा ये कहता है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि प्राकृत संख्याओं में 0 को यानी कि शून्य को शामिल करने के बाद से जो संख्या हमें मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी कि जैसे 0 से शुरू हो गया, 0 1 2 3 4 5 अनंत तक ये भी जाता है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि एक आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पूर्ण में कुछ ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा था, कुछ शामिल होने के बाद से पूरा हो गया, यानी शून्य शामिल होगा तो पूरा हो गया है। और इसमें भी छोटी छोटी बातें होती हैं, उसको मैंने स्टार बना करके यहाँ नंबरिंग कर दिया है ताकि आप लोग अच्छे से नोट कर लें कॉपी में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, अनंत होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। इसका क्या अर्थ है, ध्यान सुनना। सभी प्राकृत संख्याएं, ये है प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं ये है 1 से शुरू होने वाली। पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, मतलब ये जो पूर्ण संख्या है इसमें 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं हैं। तो इसने बोल दिया कि जितने प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सब के सब पूर्ण संख्या में होती है। इसका सिर्फ इतना कहने का मतलब है, यानी कि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी होता है, ये कहने का मतलब है। ठीक, अब बात कर लेते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक को अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटीजर, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। और इसका परिभाषा ये कहता है कि इसमें पूर्ण संख्याओं मतलब ये जो भी हमको पूर्ण संख्याएं दिए गए हैं, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। मतलब तो समझो ध्यान से कि ये जो भी हमको पूर्ण संख्या दिया गया है इसको उठा के इधर लिख लो एक साइड, और इसी के ऋणात्मक यानी ऋणात्मक संख्याओं को एक साइड लिख लो। और एक ही लाइन में हम इसे लिख दें कि 0 के जो दाहिने साइड का नंबर है उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जो 0 के बाएं साइड होते हैं उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक यानी कि इंटीजर कहते हैं। अब इसमें कुछ बातें और आती हैं, जैसे सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जो ये पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा है, जितने ये 0 से लेकर अनंत तक है, वो सब के सब किसके अंदर हैं, पूर्णांक के अंदर हैं। और दूसरी बात, शून्य न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक होता है। अब ये जो बीच का जो शून्य आपको दिखाई दे रहा है, अब ये ना तो ऋणात्मक में काउंट होता है और ना ही धनात्मक में काउंट होता है। तो होता क्या है, तो शून्य को इसने बोल दिया है कि शून्य एक उदासीन संख्या होता है, इसलिए ना ही वो धनात्मक में काउंट होता है और ना ही ऋणात्मक में काउंट होता है।
और एक बात और आप याद रखें इसमें कि जो शून्य के दाहिने साइड होता है उसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जिसको z प्लस से डिनोट करते हैं, और जो शून्य के बाएं साइड होता है उसे कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, जिसे z माइनस से डिनोट करते हैं। मतलब -1 -2 -3 ये सब के सब ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी, और प्लस के 1 2 3 4 सब संख्याएं क्या होती हैं, ये सभी संख्याएं हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और संख्या है जिसको मैं यहाँ जगह नहीं मिला तो ऊपर अभी मिटा कर लिख देता हूँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में वैसे तो आप डिटेल में जानते हैं, अब हम बात कर लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। और परिमेय संख्या का जो परिभाषा है वो ये कहता है कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, तथा p और q जो क्या होना चाहिए, एक हमें पूर्णांक होना चाहिए, और ये भी कहता है कि साथ में q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमको पूर्णांक दिया गया यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा जो अनंत तक है पूर्णांक, प्लस में भी और माइनस में भी, ये कहता है कि परिमेय संख्या ये कहता है कि इन सभी में से किसी भी दो अंक को उठाओ, p की जगह पर रख दो, q की जगह पर रख दो, और वो हो जाता है हमारा परिमेय संख्या। लेकिन एक ही कंडीशन देता है कि जो हमारा q की जगह पर रखेंगे वो सिर्फ 0 को छोड़ दो, और बाकी सभी संख्याओं को q की जगह पर भी रख सकते हैं। जैसे मान लो 2/3 हो गया, माइनस का 1/3 भी हो गया, 7/5 भी हो गया। जो भी संख्याएं हैं सभी की सभी संख्याएं p और q की जगह पर लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ध्यान में रखें q की जगह पे 0 ना रखें, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। अब इससे संबंधित भी कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो कहते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक मतलब ये जितने आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, जितने नंबर, जैसे मान लो कि माइनस के या फिर माइनस के 1 दिखाई दे रहे हैं, 0 होता है, फिर 1 है, फिर 2 है या 3 है, ये करते मतलब अनंत तक जाता है। फिर यहाँ पे माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, और इसी तरह से माइनस का 4 है, ये भी कहाँ तक जाता है, अनंत तक है। अब ये कहना चाहता है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। ये रहा पूर्णांक, क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होती का मतलब क्या है, देखो 3 है तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो p/q के रूप में हो गया। इसके नीचे भी 1 लिख लो, सबके नीचे 1 लिख लो, 0 के नीचे भी 1 लिख लो। सबके नीचे अगर आप 1 लिख लेते हैं तो भाई हो तो गया ये p q माइनस या प्लस, ऐसे आपको फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा। इसने सिर्फ ये बोला है कि p और q की जगह पे इस पूरे पूर्णांक में से कोई भी 2 अंक उठाओ और रख दो, केवल q की जगह पे हमारा जो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो ये कह रहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, हो गया परिमेय, p/q के रूप में सब दिखाई दे रहा है, तो ये वाली पॉइंट हो गई। अब बात आती है, कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। प्राकृत संख्या का मतलब, भाई प्राकृत संख्या का मतलब हो गया 1 2 3 4, और ये भी अनंत तक जाता है, तो इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, सबके नीचे 1 लिख लिए, मतलब हो गया p/q। और यही कहता है परिमेय संख्या, कहता है कि भाई हमें तो बस p/q से मतलब है, चाहे आप p की जगह पे कोई नंबर रखो, चाहे q की जगह पर रखो, q की जगह पे 0 छोड़ दो, बाकी सभी संख्याओं को रख लो, तो उससे हम कहते हैं परिमेय संख्या। अब ये रहा आप लोगों के सामने प्रश्नावली 1.1 के पहले के सभी संख्याओं के बारे में परिचय। अब हम कल जो है उस सभी उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को हम लोग हल करेंगे। तब तक आप इसे नोट करके और याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके अगली क्लास में। धन्यवाद।